हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे 16 और 17 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्रिकाओं से लिए गए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो टू द पॉइंट करंट अफेयर पर इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। आज ये क्लास जो हम चर्चा कर रहे हैं 16-17 अप्रैल 2026 की, ये क्लास आपके सभी स्टेट पीसीएस के साथ साथ में सभी एक दिवसीय मुख्य परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर देखा जाए, ये क्लास आपकी इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर करता है, नेशनल अफेयर्स, साइंस टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, न्यूज, इकोनॉमी के साथ साथ में यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल तथा अन्य जो स्टेट पीसीएस है उनको उनकी खबरें भी यहाँ पर कवर की जाती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अपनी महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर देखते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026, भारत 16 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। यहाँ पर देखते हैं तो 28 मार्च से 11 अप्रैल 2026 तक मंगोलिया के उलन बटोर में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 16 पदक जीते, जिनमें 5 गोल्ड, 3 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज जीतकर पदक तालिका में भारत दूसरा स्थान हासिल किया। यहाँ पर देखें, इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में 6 गोल्ड सहित कुल 15 पदक जीतकर कजाकिस्तान शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि उज्बेकिस्तान का तीसरा स्थान रहा। यानी कि आपको याद रखना है कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में प्रथम स्थान किसका रहा? पहले स्थान पर देखा जाए तो कौन रहा? कजाकिस्तान रहा। दूसरा स्थान किसका रहा? अपने प्यारे भारत का रहा, ठीक है। और तीसरे स्थान पर कौन रहा? तो उज्बेकिस्तान तीसरे स्थान पर रहा। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखा जाए तो यह एशियन बॉक्सिंग के तहत पहला एलीट संस्करण था और वर्ल्ड बॉक्सिंग रैंकिंग सिस्टम के अनुरूप आयोजित होने वाला पहला इवेंट बन गया। यहां पर चर्चा करें, इस चैंपियनशिप में चयनित फाइनलिस्ट जो है, इनको 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किया जाएगा और 2026 एशियन गेम्स जो आईची नागोया जापान में आयोजित किया जाएगा, उसके लिए सीधा क्वालिफिकेशन प्राप्त हुआ है। यानी कि वहां के लिए जो यहाँ पर देखा जाए, जो खिलाड़ी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो खिलाड़ियों ने जिन्होंने जिनका मतलब पदक तालिका में स्थान आया है, उनको देखा जाए सीधे सीधे वो कॉमनवेल्थ गेम के लिए क्वालिफाई कर गए हैं और जो एशियन गेम्स होने वाला है आईची नागोया में, वहां के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। अब आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स और याद रखने हैं। जो कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो आपकी आरओ की प्रीलिम्स परीक्षा हुई थी, आरओ की परीक्षा हुई थी, इसमें ये सवाल पूछ लिया गया था कि कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा 2026 में, ठीक है। और अक्सर देखा जाए जो आयोजित होने वाले खेल हैं, आयोजित होने वाली प्रतियोगिता है, उनसे संबंधित सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे ओलंपिक, अगला ओलंपिक कहाँ पर होगा, अगला जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर होगा, हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर होगा, फिर उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर होगा, एशियन गेम्स कहाँ पर होगा। अक्सर ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। यूपी पीसीएस भी पूछता है, बीपीएससी भी पूछता है, आरओ में तो सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको याद रखना है कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर, ग्लासगो स्कॉटलैंड, और एशियन गेम्स कहाँ पर होंगे 2026 में। तो यहाँ पर देखा जाए जो आईची नागोया है वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर चर्चा करें एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के बारे में चर्चा कर ले। यहां पर हमने बॉक्सिंग देखा था, अब देखते हैं रेसलिंग चैंपियनशिप, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 देखते हैं। भारत 17 पदकों के साथ 5वें स्थान पर। चर्चा करें तो 6 से 12 अप्रैल 2026 तक बिश्केक किर्गिस्तान में, अब इसका आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन बिश्केक किर्गिस्तान में किया गया था। 22वीं सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत कुल 17 पदकों के साथ, जिनमें 2 गोल्ड, 6 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल थे, इसी के साथ भारत 5वां स्थान हासिल किया, ठीक है। इस प्रतियोगिता में ईरान 18 पदक, 18 पदकों में देखा जाए ईरान के 6 गोल्ड थे और 6 गोल्ड की वजह से देखा जाए ईरान पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। जापान और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। यानी कि जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ, इसमें पहला स्थान किसका था? पहला स्थान था ईरान का, ठीक। दूसरा स्थान किसका था? दूसरा स्थान यहां पर देखा जाए तो जापान का रहा। तीसरा स्थान किसका था? चीन का था। और भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का यहां पर देखा जाए 5वां स्थान रहा 17 पदकों के साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं, भारत के लिए सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल तथा अभिमन्यु मंडवाल ने 70 किलोग्राम फ्री स्टाइल में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। जो गोल्ड मेडल जी यहाँ पर भारत ने जीते हैं 2 गोल्ड, वो किसने किसने जीता है तो उनका नाम याद रखिएगा, अभिमन्यु मंडवाल और सुजीत कलकल, ठीक है। ये चैंपियनशिप यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अंतर्गत आयोजित की गई, जिसमें ग्रीको रोमन, वुमेन्स रेसलिंग और मेंस फ्री स्टाइल श्रेणियों के कड़े मुकाबले हुए थे, ठीक। चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। तो गुजरात में इंडो ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है। इंडो ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी गुजरात में, उसके लिए देखा जाए एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। चर्चा करते हैं। गुजरात सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने साणंद धोलेरा क्षेत्र में
इंडो ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने हेतु ताइवान से जुड़ी एजिलेंस इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड, ठीक है, यहां पर देखें एलिजेंस इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। चर्चा करें तो इस महत्वपूर्ण समझौते का मुख्य उद्देश्य गुजरात में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करना है। यह एमओयू भारत और ताइवान के उद्यमों के बीच बिजनेस कोलैबोरेशन को बढ़ावा देगा, साथ ही साथ भारत में हाईटेक इंडस्ट्री के संचालन में सहायता भी करेगा। यहां पर देखा जाए इस पहल से अगले 5 वर्षों में राज्य के लगभग 1000 करोड़ रुपए का एफडीआई आकर्षित होने की उम्मीद है, जिससे तकनीकी विकास और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। सिक्किम में देखा जाए तो सिक्किम सुंदरी, ठीक है, सिक्किम सुंदरी पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू हुआ है, ठीक है, सिक्किम सुंदरी नाम से सिक्किम में पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्टार्ट हुआ है। देखते हैं भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने, ठीक है, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम के एक दूरस्थ सीमावर्ती गांव में राज्य का पहला सामुदायिक यानी कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सिक्किम सुंदरी नाम से शुरू किया है। ठीक है, किसने शुरू किया है तो भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम के, देखा जाए सिक्किम में पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सिक्किम सुंदरी के नाम से शुरू किया है। इस महत्वपूर्ण पहल का मुख्य उद्देश्य उच्च पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत कर स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना है। ठीक है, इस रेडियो स्टेशन के माध्यम से सीमावर्ती ग्रामीणों को स्थानीय समाचार, मौसम की सटीक जानकारी और विभिन्न सरकारी योजनाओं की सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक, जो पहाड़ी एवं दूरस्थ क्षेत्र हैं उन तक देखा जाए जो सरकारी योजनाएं हैं, जन केंद्रित योजनाएं हैं, उनकी सटीक जानकारी, मौसम पूर्वानुमान एवं कोई महत्वपूर्ण सूचना तीव्रता से, आसानी से और जल्दी पहुंचाने के लिए यह सिक्किम सुंदरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, इसके साथ ही यह प्रसारण केंद्र स्थानीय भाषा में एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दूर दराज क्षेत्रों में सूचना के अभाव को दूर करने में अहम भूमिका निभाएगा। ठीक, तो आपको याद रखना है सिक्किम सुंदरी, हाल ही में सिक्किम सुंदरी चर्चा में रहा। सिक्किम सुंदरी क्या है तो ये सिक्किम में स्थापित पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर के द्वारा। चलिए अगली खबर देखते हैं। यहां पर देखा जाए असम में नई गेको प्रजाति खोजी गई है। ठीक है, गेको की एक नई प्रजाति खोजी गई है, यहां पर चर्चा करते हैं। अप्रैल 2026 में शोधकर्ताओं ने असम के कोकराझार जिले में स्थित रायमोना नेशनल पार्क के पास एक नई गोको की प्रजाति खोजी है। यहां पर देखा जाए इस प्रजाति का नाम इसी नेशनल पार्क के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो परीक्षा में पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा सेर्टोडेटिलस राइमोनाएंसिस, ठीक है, सेर्टोडेटिलस राइमोनाएंसिस किसकी प्रजाति है तो ये है, यहां पर देखा जाए गेको की एक प्रजाति है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जिसे सामान्यतः राइमोना बेंटटो गेको कहा जाता है। ठीक है, सर्टोडेटिलस राइमोनाएंसिस जो है ये गेको की एक प्रजाति है जो रायमोना नेशनल पार्क में खोजा गया है। अब आपको याद रखना है कि रायमोना नेशनल पार्क कहां पर है तो असम के कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, और जो नेशनल पार्क्स होते हैं उनसे संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। नेशनल पार्क से रिलेटेड सवाल आपकी परीक्षाओं में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आप एनवायरमेंट का जब पूर्वावलोकन उठाकर पढ़ते हैं, एनवायरमेंट का घटना चक्र पढ़ते हैं, तो वहां पर आप जब किताब अपनी पलटते हैं तो सबसे ज्यादा वहां पर देखा जाए प्रश्न कौन से पूछे गए एनवायरमेंट में, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, वर्ल्ड सेंचुरी और जो आर्द्रभूमि क्षेत्र है उनसे संबंधित सवालों की संख्या हर बार देखा जाए हर पेपर में रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रायमोना नेशनल पार्क कहां पर अवस्थित है? असम में अवस्थित है। चलिए आगे देखते हैं। इस महत्वपूर्ण जैविक खोज का विस्तृत विवरण प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिका जुटेक्सा में प्रकाशित हुआ था। यहां पर देखा जाए यह नई प्रजाति स्टेडोडेटिलस जीनस से संबंधित है जो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया की गेको यानी छिपकली की सबसे विविध समूह मानी जाती है। गेको बेसिकली देखा जाए तो छिपकली की एक प्रजाति ही है। शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो यह गेको अधिकतम लंबाई लगभग कितना है इसका 71.1 मिलीमीटर है और इसका शंक्वाकार सिर इसे अन्य प्रजातियों से भिन्न बनाता है, यानी कि इसका जो सिर है वो किस प्रकार से है? शंक्वाकार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अब ये जो आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है जारी हुई है, परीक्षा में पूछा भी जाता है अक्सर करके कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है तो आईएमएफ जारी करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है और ये सवाल देखा जाए ये यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, यहां पर देखा जाए यूपीएससी में ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक, और यूपीपीसीएस भी पूछता है विभिन्न प्रकार की जो रिपोर्ट है
विभिन्न प्रकार की जो मतलब रिपोर्ट होते हैं, सूचकांक होते हैं, कौन जारी करता है, जारीकर्ता के बारे में पूछा गया। जैसे ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय भी पूछ लेता है अक्सर करके, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ऐसे मुख्यालय और रिपोर्ट इंडेक्स, ये सारी चीजें पूछी भी जाती है आपकी परीक्षाओं में। चलिए देखते हैं, अप्रैल 2026 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने अपनी नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है, जिसका थीम क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी इन द शैडो ऑफ वॉर। ये इसका थीम है। ठीक, आपको ये थीम याद इसलिए रखना है, परीक्षा में पूछ सकता है कि इस बार जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी की गई है, इसका थीम क्या था, किस थीम पर जारी किया गया। तो ग्लोबल इकोनॉमिक इन द शैडो ऑफ वॉर इसका थीम है। यहां पर देखें, इस रिपोर्ट में भारत के वित्त वर्ष 2027 के लिए जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.5 कर दिया गया है। जो जनवरी में देखा जाए, जनवरी 2026 में कितना बताया गया था, 6.4 बताया गया था। ठीक है, साथ ही साथ वित्त वर्ष 2028 में भी इसके 6.5 की स्थिर वृद्धि के बढ़ने का अनुमान है। भारत में मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर वित्त वर्ष 2027 में 4.7% और वित्त वर्ष 2028 में घटकर कितना हो जाएगा, 4% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है, जो आरबीआई के लक्ष्य सीमा के अनुकूल ही है। वैश्विक स्तर की बात करें तो जीडीपी वृद्धि कैलेंडर वर्ष 2026 में 3.1%, यानी कि वैश्विक जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने वाला है, 3.1% रहने वाला है। और वहीं पर वैश्विक मुद्रास्फीति की बात कर ले तो ये कितना रहने वाला है, यहाँ पर महंगाई दर वैश्विक स्तर पर कितना रहेगा, 4.4 से घटकर 3.7 होने की बात कही गई है। ठीक है, 2026 के कैलेंडर वर्ष में। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है, भारत जर्मनी राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इस पर देखा जाए एक स्मारक लोगो लॉन्च किया गया है। यहां पर चर्चा करें, 14 अप्रैल 2026 को भारत और जर्मनी ने बर्लिन में आयोजित फॉरेन ऑफिस कंसल्टेंस की बैठक के दौरान देखा जाए राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है। ठीक है, इस महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और जर्मनी के गेजा एंड्रियास वॉन गेर ने किया था। ठीक है, लॉन्च किए गए इस लोगो का चयन माईगॉव प्लेटफॉर्म में आयोजित एक संयुक्त प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है, जिसमें दोनों देशों के नागरिकों ने हिस्सा लिया था। बैठक के दौरान दोनों देशों के व्यापार, निवेश, रक्षा, ग्रीन डेवलपमेंट और पीपल टू पीपल संबंधों की व्यापक समीक्षा करते हुए अपने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति भी जताई गई है। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है, भारत जर्मनी राजनयिक संबंध के कितने साल पूरे हो गए हैं, 75 साल पूरे हो गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, सम्राट चौधरी बने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री। यहां पर याद रखिएगा, क्रम जरूर याद रखिएगा, 24वें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं। और पहली बार देखा जाए ऐसा हुआ बिहार में कि भाजपा का कोई नेता मुख्यमंत्री बना है। ठीक, 15 अप्रैल 2026 को पटना के राजभवन में सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें राज्य के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। अब यहाँ पर याद रखना है कि सम्राट चौधरी जो है ये बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने हैं। और वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, यहाँ पर देखा जाए। ठीक, तो यहाँ पर गवर्नर है सैयद अता हसनैन। ठीक है, चलिए देखते हैं, इस शपथ ग्रहण के साथ ही वे भारतीय जनता पार्टी के पहले ऐसे नेता बन गए जिन्हें बिहार के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यहां पर देखा जाए फरवरी 2015 से अप्रैल 2026 तक का इनका कार्यकाल रहा, मतलब लगातार वाला जो कार्यकाल था वो अब फरवरी 2015 से लेकर अप्रैल 2026 तक का था। ठीक है, आगे देखते हैं, जिन्होंने हाल ही में राज्यसभा में चुने जाने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यहां पर देखा जाए, इस ऐतिहासिक समारोह में विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, उनको बिहार का उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है इन्होंने। ठीक, तो यहाँ पर सीएम कौन बने हैं, सम्राट चौधरी, और साथ ही साथ विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र कुमार यादव, ये दो लोग उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आगे देखते हैं, आर वैशाली बनी फिडे विमेंस कैंडिडेट्स 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला। 15 अप्रैल 2026 को भारत की आर वैशाली ने साइप्रस में आयोजित फेडे विमेंस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने फाइनल राउंड में कैतरीना लगानो को हराकर कुल 8.5 अंक प्राप्त किए और यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इस ऐतिहासिक जीत के साथ वे अब विमेंस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2026 में 5 बार की विश्व चैंपियन चीन के जू वेजून को चुनौती देंगी। ठीक है, वहीं टूर्नामेंट की ओपन मेंस कैटेगरी में देखा जाए, उज्बेकिस्तान के जवोखिर सिंदरोव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 14, यहां पर देखा जाए 10-14 से स्कोर के साथ ये खिताब अपने नाम कर लिया। यानी कि पुरुषों की कैटेगरी में किसने जीता है, उज्बेकिस्तान के हैं जोवोखिर सिंदरोव ने, और महिलाओं की कैटेगरी में देखा जाए तो आर वैशाली ने फिडे विमेंस कैंडिडेट्स 2026 का खिताब जीत लिया है। आगे देखते हैं, यहां पर देखा जाए यूरोपीय बालिका गणित ओलंपियाड 2026 भारत का पहला स्वर्ण, ऐतिहासिक उपलब्धि है ये। फ्रांस के बोर्डो में आयोजित 15वें यूरोपीय बालिका गणित ओलंपियाड
2026 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मुंबई की श्रेया शांतनु मुंदड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है। चर्चा करें इसके अलावा केरल की संजना फेलो चाको ने रजत पदक तथा तमिलनाडु की शिवानी भरत कुमार ने कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के बदौलत भारत ने 67 भागीदार देशों में, ठीक है, 67 भागीदार देशों के बीच ओवरऑल छठा स्थान प्राप्त किया है, जो इस ओलंपियाड में देश का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। ठीक, तो आपको यहां पर याद रखना है कि यूरोपीय बालिका गणित ओलंपियाड में पहली बार भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। और किसने जीता है स्वर्ण पदक? तो ये नाम आपको याद रखना है, मुंबई की श्रेया शांतनु मुंदड़ा ने। ठीक है, और वहीं पर केरल की है संजना फेलो चाको, इन्होंने रजत पदक तथा तमिलनाडु की शिवानी भरत कुमार ने कांस्य पदक जीता है। 67 कंट्रीज में देखा जाए भारत का कौन सा स्थान रहा? तो छठवां स्थान रहा था। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय रेल परिवहन दिवस ये कब मनाया गया? 16 अप्रैल को मनाया गया। यहाँ पर देखें तो भारत में रेलवे के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करने के लिए प्रतिवर्ष 16 अप्रैल का दिन होता है, इसको भारतीय रेल परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखा जाए तो इसी दिन 1853 में देश की पहली जो ट्रेन थी बोरीबंदर मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी, जिसने 400 यात्रियों के साथ लगभग 34 किलोमीटर की ऐतिहासिक दूरी तय की थी। दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में से एक भारतीय रेलवे आज वंदे भारत जैसी आधुनिक तथा तेज रफ्तार वाली ट्रेनों के साथ तेजी से बदल रहा है। यह विशाल नेटवर्क न केवल यात्री परिवहन बल्कि माल ढुलाई यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट के सब माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख रीढ़ भी बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम ई सेफर का शुभारंभ। अब ये जो ई सेफर है इसका शुभारंभ किया गया है, आइए जानते हैं ई सेफर के बारे में। देखते हैं, सीडेक और रिलायंस फाउंडेशन ने ग्रामीण महिलाओं की डिजिटल रूप से सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम ई सेफर की शुरुआत की है। अब देखा जाए तो ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आप मुख्य परीक्षा में, ई सेफर जो है ना, ये आपके एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, जीएस पेपर 1 जो भारतीय समाज वाला टॉपिक है उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ जो साइबर सिक्योरिटी वाला सेक्शन है उस दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सीडेक के द्वारा और रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल रूप से सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम ई सेफर की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य लक्ष्य अगले 3 वर्ष में 10 लाख ग्रामीण महिलाओं को साइबर सुरक्षा के प्रति प्रशिक्षित करना। इन प्रशिक्षित महिलाओं को साइबर सखी कहा जाएगा। देखा जाए तो यह कार्यक्रम एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मध्य प्रदेश और उड़ीसा में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शुरू किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो ग्रामीण महिलाओं को साइबर धोखाधड़ी से बचाना और भारत सरकार की साइबर सुरक्षा, ठीक, साइबर सुरक्षित भारत विजन को मजबूती देकर डिजिटल लैंगिक अंतर को कम करना है। चलिए आगे देखते हैं, गोरखपुर ने AI फॉर ऑल अभियान में बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, देखते हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ने AI फॉर ऑल जागरूकता अभियान के तहत मात्र एक सप्ताह में 7,64,187 ऑनलाइन पंजीकरण का आंकड़ा पार कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। ठीक, इस ऐतिहासिक उपलब्धि का वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को सौंपा गया। यह सफल पहल यहां पर देखा जाए तो MPIT के द्वारा, ठीक, MPIT द्वारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS फाउंडेशन व अन्य संस्थाओं के सहयोग से आयोजित की गई थी। देखा जाए तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को AI टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल साक्षरता के प्रति जागरूक कर उन्हें मुफ्त ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो याद रखना है कि AI फॉर ऑल अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है? गोरखपुर में दर्ज किया है। और ये यहां पर देखा जाए MPIT टाटा कंसल्टेंसी के सहयोग से देखा जाए तो 7 लाख, मात्र एक सप्ताह में 7,64,187 ऑनलाइन पंजीकरण प्राप्त किए हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं, गोवा में कचरा प्रबंधन के लिए डिपॉजिट रिफंड स्कीम लागू की गई है। डिपॉजिट रिफंड स्कीम लागू की गई है। यहां पर देखा जाए तो गोवा सरकार ने पूरे राज्य में कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही डिपॉजिट रिफंड स्कीम लागू करने का निर्णय लिया है। यह अनूठी पहल स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरे से कमाई यानी कि वेस्ट टू वेल्थ के विजन पर आधारित है। चर्चा करें तो योजना के तहत ग्राहकों को पेय पदार्थों की खरीद पर 2 रुपए से लेकर 10 रुपए तक की रिफंडेबल डिपॉजिट देना होगा, जो निर्धारित केंद्रों पर खाली बोतल लौटाने पर तुरंत वापस मिल जाएगा। ठीक, देखा जाए तो शुरुआती चरण में इस योजना को पर्यटन क्षेत्रों की सबसे बड़ी चुनौती मानी जाने वाली कांच की बोतलों पर लागू किया जा रहा है। ठीक, इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उत्पादों पर QR कोड का उपयोग भी किया जाएगा। यानी कि होगा क्या कि जो कचरा है, अब लोग गोवा जाते हैं तो वहां पर पार्टी करते हैं और गोवा की पार्टी जो है वो सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, आप में से बहुत से लोग जानते भी हैं। ठीक,
तो वहां पर जाते हैं, अपना फिर जो मदिरा है, मदिरा सेवन करते हैं, बोतल इधर उधर फेंक देते हैं। तो वो सब कचरा प्रबंधन करने के लिए गोवा सरकार के द्वारा डिपॉजिट रिफंड स्कीम लागू की गई है कि आप जो बोतल है फेंकिए नहीं, बोतल को जमा करिए, उसका पैसा आपको मिल जाएगा, 2 रुपए से लेकर 10 रुपए तक का वहां पर मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर देखा जाए शहरी कचरा प्रबंधन के दृष्टिकोण से एक मॉडल प्रस्तुत करेगा, और ये यहाँ पर देखा जाए कचरा प्रबंधन के लिए बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है, डिपॉजिट रिफंड स्कीम जो गोवा सरकार की स्कीम है। चलिए अंतिम खबर देखते हैं, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2026 के बारे में चर्चा करें। हीमोफीलिया और अन्य अनुवांशिक जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। देखा जाए तो वर्ष 2026 के लिए इस दिवस का थीम क्या है, वैश्विक थीम है डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर, यानी कि निदान देखभाल का पहला कदम रखा गया है, जो बीमारी की शुरुआती पहचान पर जोर देता है। यह दिवस वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक शॉनबेल के जन्मदिन के सम्मान एवं वर्ष 1989 से इसको मनाया जा रहा है। यहाँ पर चर्चा करें तो हीमोफीलिया जो होता है एक दुर्लभ अनुवांशिक जेनेटिक विकार होता है, जिसमें शरीर में रक्त का थक्का ठीक से नहीं जमता, जिससे मामूली चोट पर भी अत्यधिक रक्तस्राव का खतरा बना रहता है। जैसे अमिताभ बच्चन है, ठीक है, अमिताभ बच्चन इस जो अनुवांशिक जो विकार है हीमोफीलिया, इससे पीड़ित है। अगर उनको एक छोटा सा कट भी लग जाता है, जैसे अभी क्या है कि हमारे हाथ में छोटा सा कट लगा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे थोड़ा सा ब्लड निकलेगा, उसके बाद रक्त का थक्का बन जाता है, खून जम जाता है। लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ ऐसा नहीं है। उनके हाथ अगर कट गया थोड़ा सा, तो कटने के बाद फिर वो ब्लड निकलना स्टार्ट होता है, तो ब्लड निकलना बंद नहीं होता है, बहुत देर तक ब्लड निकलता रहता है। रक्त का थक्का बनना, जो रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया है वो बहुत स्लो होती है, ठीक है, तो उसमें खून बहुत ज़्यादा निकल जाता है। तो इसी चीज़ के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए देखा जाए तो विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस बार का थीम क्या है, डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर। ठीक, तो इसी के साथ आज के जो हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो होते हैं समाप्त। कुछ चलते चलते कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत की फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या बताई है, 5.5%, 6.0%, 6.5% या 7.0%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत जर्मनी के बीच राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक लोगो लॉन्च किया गया, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 75 वर्ष या 100 वर्ष। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, यहां पर देखा जाए सम्राट चौधरी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर वैशाली ने कौन सा टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया है, चेस ओलंपियाड, एशियन चेस चैंपियनशिप, फिडे वुमेन्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 या वर्ल्ड रैपिड चेस। अंतिम सवाल है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, 17 अप्रैल या 20 अप्रैल। ठीक है, तो ये है 5 सवाल। इन 5 सवालों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज स्लाइड इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि ये प्रोग्राम सॉरी जब ये क्लास आप देख रहे हैं ना, इसी टाइम पर जो लाइव हमारा सेक्शन है, लाइव सेक्शन में आप जाके देखेंगे तो वहां पर अर्पण का प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, और ये प्री रिकॉर्डेड क्लास है, इस वजह से देखा जाए तो ये क्लास आपको इस टाइम पर उपलब्ध हो रही है, और प्रोग्राम के चलते ही ये क्लास बाइलिंगुअल नहीं हो पाई है। लेकिन आपको पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्हाट्सएप ग्रुप में जो शेयर किया जाएगा वो बाइलिंगुअल ही प्रोवाइड किया जाएगा। कंटेंट भी जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन कंटेंट ऐप पर जो लगा होता है वो भी बाइलिंगुअल प्रोवाइड किया जाएगा। सिर्फ आज के लिए यहाँ पर आपको देखना होगा, सिर्फ हिंदी में कंटेंट है, लेकिन समझने के लिए आप हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल पे आपको जो पीडीएफ होता है वो पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त, मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।